हेलो भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास आपका कितना है? 12 है, कक्षा 12 है और कक्षा 12 में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध एवं फलन। तो संबंध फलन में देखो क्या क्या आता है। ये आपका क्लास 12 के लिए यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए बहुत अच्छी सीरीज होने वाली। बहुत ही कम समय में पूरे पूरे पार्ट और 5 या 6 इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने बहुत टॉप टॉप लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। उन सबको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, उन सबको हल करके देखेंगे। उनकी सारी परिभाषाएं, यानी लगभग लगभग ये 30 या 35 मिनट का रहने वाला है। 35 या 30 मिनट का रहने वाला है। उस पूरे 30 या 35 मिनट में जो भी परिभाषाएं हैं फर्स्ट लेक्चर की, यानी संबंध की, रिलेशन की, और उससे संबंधित जितने जितने क्वेश्चन है, 4 या 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन सबको हम डिटेल में हल करना यहाँ पे देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहली परिभाषा कहाँ से स्टार्ट है? तो देखो, क्रमित युग्म किन्हें कहते हैं, ऑर्डरिंग पेयर किन्हें कहते हैं? यदि दो अवयव वाले समुच्चय ए बी में ए का प्रथम स्थान और बी का द्वितीय स्थान निर्धारित कर दिया जाए, यानी किसी हम क्रमित युग्म बनाएं, उसमें ए का एक स्थान और बी का दूसरा स्थान अगर हम निर्धारित करते हैं तो हम उसे क्रमित युग्म ऑर्डरिंग पेयर बोलते हैं। ठीक है, क्रमित युग्म यानी ऑर्डरिंग पेयर बोलते हैं। ऐसा ही यहाँ पे लिखा गया, यदि दो अवयवों वाले समुच्चय ए बी में ए का प्रथम स्थान तथा बी का द्वितीय स्थान निर्धारित कर दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित समुच्चय क्रमित युग्म कहलाता है। इसे हम ए बी से निरूपित करते हैं। यहाँ पे ए बी और बी ए बराबर नहीं हो सकता, यानी कोई भी समुच्चय, जैसे हम अभी देखेंगे, ए और बी का मैंने निर्धारित स्थान कर दिया कि एक समुच्चय था जिसमें ए का स्थान प्रथम है और बी का स्थान कितना है? द्वितीय है। अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँगा बी और ए, और कहूँगा कि ये दोनों बराबर हैं क्या, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, जिनको हम आगे देखेंगे। यहाँ आके इनको आराम से देखेंगे कि बराबर क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है? समुच्चय का कार्तीय गुणन, कार्टिजेशन प्रोडक्ट ऑफ सेट। यदि ए और बी में कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, ए और बी में अरिक्त समुच्चय का मतलब जो रिक्त नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ अवयव हैं। अरिक्त का मतलब होता है जो रिक्त ना हो। अरिक्त का मतलब क्या है? रिक्त ना हो, यानी कुछ ना कुछ अवयव उनमें होने चाहिए। तो यही दे रखा है, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, अर्थात ए नॉट देन फाइव, यानी फाइव का मतलब यहाँ पे होता है, जो मैथ में 12th में है, फाइव का मतलब है रिक्त, यानी रिक्त समुच्चय। तो ए समुच्चय कैसा है? रिक्त नहीं है। और बी समुच्चय भी कैसा है हमारा? रिक्त नहीं है, वही दे रखा है अरिक्त। ठीक है, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, अर्थात ए लेस देन और बी रिक्त नहीं है, तथा यदि ए का हम अवयव लेना चाहें तो ए समुच्चय में से लें, और बी का, अगर देखो बी ऐसे दे रखा है बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बी यहाँ पे लेंगे, दूसरे स्थान के लिए बी लेंगे, वो कहाँ से लेंगे? बी वाले में से, यानी दूसरे समुच्चय में से लेंगे, दूसरे समुच्चय में से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है ए का होना चाहिए और बी का जो अवयव है वो बी से होना चाहिए। तो सभी संभावित क्रमित युग्म ए कॉमा बी से बने समुच्चय को ए और बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। इसे ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं तथा इसे ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, यदि ए समुच्चय, ए का क्या है? 1 2 3, ए में कितने आपके अवयव हैं? 1 2 3, और बी में कितने हैं? 4 और 5, यानी बी में 2 समुच्चय हैं। तब हम कहेंगे ए क्रॉस बी क्या होगा? तो ए का पहला अवयव, ए का पहला अवयव हमने ले लिया 1, ठीक है, और बी का अवयव दूसरा ले लिया। फिर दूसरे में क्या है? ए का पहला और बी का दूसरा, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे दूसरे से, अब एक का काम खत्म हो गया हमारा, एक का तो काम खत्म हो गया जब क्रमित युग्म बना रहे हैं। तो अब 20 लेंगे तो 2 का 4 के साथ, तो 2 4, ठीक है। फिर 2 और 5, फिर 2 5, ठीक है। अब 2 का भी काम खत्म हो गया। अब कितना है हमारा? 3 और 5, 3 और 5 रह गया। तो 3 3 और 4, पहले आपका 3 4 आएगा, ठीक है, 3 और 4, फिर आएगा 3 और 5, 3 और 5, ये क्या, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि ए समुच्चय से और बी समुच्चय से हमने जो क्रमित युग्म बनाए वो कितने निकल के आए? 1 4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,5 और 3,5, ठीक है, 3,5। अगर हम इसको बी क्रॉस ए पढ़ें, यानी बी क्रॉस ए, यानी बी वाले अवयव को मैं पहले लेना, बी का देखो, ए क्रॉस बी का मतलब ए वाला अवयव मुझे पहले लेना है, बी वाला अवयव दूसरी बार लेना है। जब हम ऑर्डरिंग पेयर बनाएंगे तो ए का अवयव मुझे पहली बार लेना है और बी का अवयव दूसरी बार लेना है। तब मैं कहूँगा इसे ए क्रॉस बी। अगर मैं इसे कहूँ बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए कहूँगा तो मुझे बी का अवयव पहले लेना पड़ेगा, बी का अवयव
पहले लेना पड़ेगा। तो बी के अवयव से अगर हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करें तो देखो बी के अवयव से क्या बनेगा, बी के अवयव से बी का 4 और इधर कितना 1, तो 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, ठीक है 4 3। ऐसे ही फिर 5 से बनाना पड़ेगा हमको, यानी 5 1 5 2 और 5 3, ठीक है 5 3। तो देखो ये दोनों क्या बराबर हैं, 1 4 यहाँ पे है, यहाँ 4 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि a कॉमा बी और b कॉमा a कभी भी बराबर नहीं होते हैं ठीक है, नहीं होते हैं। अब देखते हैं संबंध। बेसिकली यहीं से हमारा ये क्लास 12th का यहीं से स्टार्ट होता है। ये जो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे थे ये हमने 11 में भी पढ़ी होंगी, ये सारी हमने 11 में भी पढ़ी होगी। हमारा बेसिकली संबंध यानी रिलेशन यहीं से स्टार्ट होता है। अब तक हम 2 पढ़ रहे थे, यानी ए था और बी था। अब हम एक ही समुच्चय पढ़ेंगे और एक ही समुच्चय से कितनी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखो संबंध रिलेशन होता क्या है, संबंध यानी रिलेशन। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यानी कोई ए और बी यहाँ समझाने के लिए दिया गया है कि ए और बी अगर कोई दो समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी का कोई उप समुच्चय है, ए क्रॉस बी का कोई भी उप समुच्चय बनेगा। उप समुच्चय से कहते हैं जिसके दोनों अवयव, जिसमें अवयवों की संख्या ए और बी में दोनों की संख्या होनी चाहिए। उप समुच्चय का मतलब क्या आता है कि वह समुच्चय जिसमें ए और बी के दोनों अवयव उपस्थित होने चाहिए, यानी ए और बी के दोनों तरह के हमको अवयव मिलने चाहिए। तो ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है, तब ए से बी में एक संबंध क्या कहलाता है, हमारा आर कहलाता है। अगर कोई उप समुच्चय ए और बी का कोई उप समुच्चय उपस्थित है तो हम उसे कह सकते हैं कि आर कैसा है, ए और बी का दोनों का उप समुच्चय है। तो आर ए और बी दोनों का उप समुच्चय यहाँ पे है, ठीक है अर्थात आर ए क्रॉस बी। यदि उप समुच्चय ए का कोई अवयव ए समुच्चय बी का किसी अवयव बी से संबंध आर से संबंधित है, तब हम उसे कैसे पढ़ेंगे, ए और बी कैसे होने चाहिए, आर में। अब देखो क्यों होने चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे आर क्या है, ए और बी का उप समुच्चय है, ए और बी का, यानी इसका मतलब क्या है कि आर जो समुच्चय बनेगा उसमें ए और बी दोनों के अवयव हमको मिलने वाले हैं, दोनों के अवयव हमें मिलेंगे। तो आर समुच्चय उप समुच्चय कहलाएगा ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी में जितने भी अवयव हैं उन सब की छवि हमें कहाँ मिलेगी, आर में उपस्थित मिलेगी। तब हम उसे कह सकते हैं कि यदि समुच्चय ए का कोई अवयव ए समुच्चय बी के किसी अवयव बी से संबंध आर संबंधित है, तब हम कहेंगे ए कॉमा बी, ऑर्डरिंग पेयर में क्रमित युग में ए कॉमा बी हमें कहाँ से, तो आर से मिलेंगे। तो आर में क्या है, ए और बी दोनों के अवयव उपस्थित होंगे। इसे हम ए आर बी लिख सकते हैं, यानी ए से आर पर संबंध, ए से आर पर संबंध लिखते हैं और ए का संबंध बी से पढ़ते हैं। यदि ए बी से संबंध आर से संबंधित नहीं है तब इसे हम ए कॉमा बी ऑर्डरिंग पेयर नॉट देन आर, यानी जो ई बनाते हैं हम उसको काट देते हैं कि आर का कोई अवयव ए और बी से संबंधित नहीं है, ठीक है। या हम इसे ए आर नॉट बी पढ़ते हैं कि ए से आर पर संबंध, ए जो ए संबंध है वो बी से संबंधित नहीं है। नोट, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है तो इस प्रकार प्राप्त समुच्चय को समुच्चय ए से एक द्विधारी संबंध कह लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ द्विधारी संबंध ही पढ़ने वाले हैं। यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रम से पी और क्यू हो, यानी कोई दो समुच्चय हैं उनमें समुच्चय में क्या है कि ए में कोई अवयव पी है, यहाँ पी की कोई संख्या भी हो सकती है, 1 2 5 6 10 11 कोई संख्या हो सकती है, और बी में कोई अवयव है तो उनकी संख्या भी हो सकती है। यहाँ पे पी और क्यू दे रखा है सिंपल, ठीक है। तब हम कैसे निकालेंगे, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, 2 कोष्टक में पी क्यू, यानी पी और क्यू, यानी जो ए और बी में जो भी अवयव हैं उन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और 2 की घात के रूप में हम लिखेंगे। तो हमें वहाँ पे क्या है, कुल संबंधों की संख्या पता चल जाएगी कि ए और बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी बनेगी, ठीक है। अब देखते हैं हम संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो देखो प्रांत होता क्या है, प्रांत बेसिकली होता क्या है और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो संबंधों का प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत, यानी डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। माना आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, तब आर
कैसे हम लिखेंगे, आर उप समुच्चय है ए कॉमा बी का, आर उप समुच्चय ए कॉमा बी का। तब हम प्रांत कैसे निकालेंगे, यानी आर कैसे निकालेंगे, एक्स एक्स ए का तथा एक्स बाई आर, ठीक है। और परिसर हम कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रांत होता है हमारा, प्रांत होता है तो जो भी समुच्चय हम ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 है और बी क्या है आपका 2 3 4, ठीक है, ये इतना है, बी इतना दे रखा है। तो प्रांत बेसिकली क्या होता है, जो ए समुच्चय होता है उसी को हम प्रांत बोलते हैं, उसी को हम प्रांत बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ए समुच्चय अगर इनका हम ऑर्डरिंग पेयर में निकालेंगे तो देखो 1 1 होगा, ठीक है, 1 2 होगा। अच्छा 2 से स्टार्ट किया है ना, हाँ यहाँ 2 से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका प्रांत देखने की कोशिश करूँगा आर, यानी डोमेन इसका प्रांत देखने की कोशिश करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसका सहप्रांत क्या हो जाएगा, सहप्रांत बी के जो अवयव होते हैं वो होते हैं 2 3 4। तो सहप्रांत क्या होते हैं, बी के जो अवयव होते हैं उनको सहप्रांत बोलते हैं। और हमारा परिसर यानी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो जो ए के जो भी अवयव हैं, यानी यहाँ दे रखा है सहप्रांत परिसर, और परिसर क्या है, परिसर बड़ा होना चाहिए और सहप्रांत कैसा छोटा होना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि प्रांत आर ए तथा परिसर आर बी होते हैं। तो प्रांत हमें क्या है, प्रांत जो भी हमारा ए के जो अवयव हैं वो हमारे प्रांत में आ जाते हैं, और परिसर में कहाँ आ जाते हैं, बी के जो भी अवयव होते हैं वो हमारे परिसर में आ जाते हैं। यानी मैं सीधा कहना चाहूँ तो प्रांत क्या होता है कि ए के जितने अवयव हैं उनको हम प्रांत मानते हैं, और बी के जितने अवयव हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परिसर मानते हैं। जबकि सहप्रांत क्या है, जो बी के अवयव जो बचे हुए हैं, जो बी के अवयव सभी अवयवों को ले लें तो हम कह सकते हैं कि बी के सभी अवयव, एक तो यहाँ पे प्रांत जो संबंधित हैं ए बी से संबंधित है, और परिसर क्या है, बी ए से संबंधित होने चाहिए। और सहप्रांत में क्या है, जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए और जो संबंधित हैं उन सबका समुच्चय क्या कहलाता है, हमारा सहप्रांत कहलाता है। अब देखते हैं संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। किसी अरिक्त समुच्चय ए पर संबंधों के विभिन्न प्रकार निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। जैसे रिक्त समुच्चय, एम्प्टी रिलेशन, किसी समुच्चय ए में आर कोई संबंध है ही नहीं, तब ए क्रॉस बी यहाँ फाई समुच्चय ए पर रिक्त समुच्चय एम्प्टी समुच्चय कहलाता। जैसे यदि ए में कोई अवयव है 1 2 3 8 10 11 तथा एक कोई संबंध आर इस प्रकार है कि आर आर हमको ऐसे दे रखा है कि ए कॉमा बी। अब ए माइनस बी हमको लेने कैसे हैं, इसी में से लेने ऐसे हैं कि ए में से बी घटाकर हमें कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे कोशिश करूँगा इसको बनाने की तो देखो कैसे बनेगा, ए मैंने मान लीजिए 1 ले लिया, ठीक है, और बी 2 लेता हूँ, मैं, तो क्या ये ए माइनस बी, यानी ए हमारा 1 है और बी कितना है हमारा यहाँ पे 2 है, -2, तो 1 - 2 क्या ये 4 मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा 1 और 3 को बनाने की, 1 और 3, तो 1 - 3, तो यहाँ कितना -2 मिल रहा है, यहाँ भी 4 नहीं मिल रहा है। तो ये वाली जो इक्वेशन है उसको ये संतुष्ट कोई भी नहीं करेगा, किसी को भी ले लो। मान लीजिए मैं 8 और 11 लेता हूँ, तो 8 - 11 करूँगा तो क्या -4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, आपका रिक्त समुच्चय या एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन यानी रिक्त समुच्चय है। क्योंकि यहाँ पे a - b बराबर 4, a - b बराबर 4 को कोई भी इनमें से किसी भी, आप कोई भी संख्या इनमें से a मान लीजिए और कोई भी b मान लीजिए, तो यहाँ पे इस समीकरण को कोई भी संतुष्ट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं ये कैसा है, हमारा एम्प्टी समुच्चय यानी रिक्त समुच्चय है, ठीक है। अब देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल रिलेशन। समुच्चय ए में आर इस प्रकार है कि आर बराबर ए क्रॉस बी है, यहाँ ए क्रॉस बी समुच्चय ए पर सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन है। नोट, रिक्त समुच्चय एवं सार्वत्रिक समुच्चय को हम तुच्छ समुच्चय भी कहते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा रिलेशन होता है, बहुत कम रिलेशन होता है, अतः इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम तुच्छ संबंध भी बोलते हैं। अब देखते हैं तत्सक संबंध। समुच्चय ए में संबंध आर तत्सक संबंध आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है यदि एक्स अवयव बाई अवयव इक्वल देन आर, यानी आर में होनी चाहिए एक्स और बी, और ये जो अवयव हम ले रहे हैं वो एक्स बाई कैसे हैं, ए में होने चाहिए। जो हमने अवयव लिए हैं दोनों वो क्या कहाँ से आने चाहिए, हमें ए से आने चाहिए। तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर बाई होता
है। स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, यहाँ से बेसिकली आपका स्टार्ट होता है। जो भी जो क्वेश्चन मिलेंगे हमें यहीं से मिलेंगे अब, ठीक है, चौथे से, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन से हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं सारे क्वेश्चन। आगे जो भी क्वेश्चन है यहीं से मिलने वाले हैं। तो देखो स्वतुल्य यानी स्वसम, स्वसम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखो, स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, संबंध समुच्चय ए में संबंध आर स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है यदि x1 x कैसे होनी चाहिए, आर से होनी चाहिए। यानी रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि हमने जो भी समुच्चय ले रहे हैं, जो भी हम क्रमित युग्म ले रहे हैं, उनमें क्या है a होना चाहिए। यानी पहला अवयव और दूसरा अवयव कैसा होना चाहिए, उन दोनों समुच्चय में से कॉमन, यानी एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ तो यहाँ भी एक होना चाहिए, और ये कहाँ होने चाहिए, दोनों आर में होने चाहिए। और आर कहाँ से मुझे मिलेगी, आर उप समुच्चय कहाँ से मिलेगा मुझे, इन दोनों के समुच्चय से, इन दोनों के अवयवों से मिलेगा। तो ए का स्थान एक और बी का स्थान ए, यानी दोनों समुच्चय में कैसा होना चाहिए, तो ए बराबर अगर मैं कहूँ 1 2 और बी बराबर 1 2, तो यहाँ से मैं अगर बनाना चाहूँगा तो 1 1 1 2 2 1 और 2 2, तो यहाँ से मुझे 1 1 दोनों मिला, तब मैं कह सकता हूँ ये कैसा है हमारा स्वतुल्य यानी सब स्वसम संबंध है, यानी रिफ्लेक्सर रिलेशन है, ठीक है। दूसरा है आपका सममित संबंध, समुच्चय ए में संबंध आर सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है यदि एक्स और 1 यानी क्रमित युग्म का प्रथम स्थान और क्रमित युग्म का दूसरा स्थान आर से लेना चाहिए, लेकिन दूसरा स्थान और पहला स्थान भी आर में होना चाहिए। अगर मैं इसको उल्टा करूं, जैसे प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान आर में होना चाहिए, और उसी आर में जो हमने उपसमुच्चय जो बनाया है उसमें क्या होना चाहिए आपका बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये कैसा है आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 2, ठीक है, और 2 1 ये भी तो दे रखा है 1 2 और 2 1, तब हम कह सकते हैं कि ये संबंध कैसा है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध है। अब देखें संक्रामक संबंध, संक्रामक का क्या है, समुच्चय ए में संबंध आर संक्रामक संबंध ट्रांससेटिव रिलेशन कहलाएगा यदि प्रथम स्थान यानी एक्स बाई क्रमित युग्म में कहाँ होने चाहिए, आर से होने चाहिए, और बाई जेड यानी तीसरा संबंध भी होना चाहिए, यानी बाई और जेड ये भी कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। और क्या है कि जो क्रमित युग्म माना तो उसका प्रथम स्थान और द्वितीय जो दूसरा क्रमित युग्म माना है उसका लास्ट वाला स्थान यानी एक्स जेड ये कहाँ होने चाहिए, ये भी आपके उप समुच्चय में होने चाहिए। जो दोनों का उप समुच्चय बना है उसमें ये भी होने चाहिए। और तीनों कहाँ होने चाहिए, एक्स वाई और जेड कहाँ से लेने चाहिए, हमें आर से होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं ये संक्रामक संबंध है। बेसिकली इन तीनों को हम अभी अभी जस्ट मैं समझाऊंगा, तब देखना कितनी आराम से आपको ये समझ में आता है, ठीक है। अब आता है आपका तुल्यता संबंध, इक्वलेंस रिलेशन, समुच्चय ए में कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं हमारी स्वतुल्य सममित और संक्रामक, तब हम कह सकते हैं कि आर कैसा है आपका तुल्यता संबंध है, ठीक है। यानी संक्रामक यानी तीनों होनी चाहिए आपकी, स्वतुल्य भी होने चाहिए, सममित भी होने चाहिए और क्या संक्रामक भी होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो समुच्चय कैसा है आपका तुल्यता संबंध दर्शा रहा है, यानी इक्वलेंस रिलेशन दर्शा रहा है। तुल्यता वर्ग क्या होता है, इक्वलेंस क्लासेस, माना किसी अरिक्त समुच्चय x पर एक संबंध r एक स्वतुल्य संबंध है जहाँ x अवयव होना चाहिए x में से तथा x के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो x से संबंधित हों r पर तुल्यता वर्ग x कहलाता है तथा इसे x से निरूपित करते हैं, अर्थात x जो है बाई बाई कहाँ होनी चाहिए, x में होनी चाहिए, और x रिलेशन कैसा होना चाहिए, बाई पर होना चाहिए, ठीक है, बाई पर होना चाहिए। अब संबंध एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, हाँ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमको, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, और ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा 2023 में 1 नंबर में आया हुआ है। तो देखो यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रम से m तथा n है तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि ए में कितने अवयव हैं, तो वहाँ पे क्या था p और b के कितने अवयव हैं q, तब बन रहा था हमारा क्या था आपका 2 की घात p q, यही था,
ठीक है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने परिभाषा में बताया। तो यहाँ पूछा यही जा रहा है कि यदि दो परिमित समुच्चय ए बी में अवयवों की संख्या कितनी है, ए में कितनी है, यहाँ पे एम है। अगर मैं ए में देखूंगा तो ये ए में क्या है, एम है। ठीक है, एम है, तथा बी में कितनी है, एन है। तो बी में कितनी है आपकी, एन है। तो बी में कितनी है, एन है। तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 2 की पावर एम एन, 2 की पावर एम एन। तो यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ए आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। यानी 1 नंबर का क्वेश्चन ये 2023 में आया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा सही यहाँ से, दो, ये नहीं, हाँ ये वाला है, ये नहीं होगा, ये नहीं सही होगा, ये दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, बी, 2 की पावर एम एन, 2 की पावर एम एन, ये हमारा सही हो जाएगा। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है। यदि ए में कितने हैं, 1 2 3, तो ए में कितने हैं हमारे, 3 समुच्चय, 3 है अवयव हैं। तथा बी में देखो यहाँ से कितने अवयव दे रखे हैं हमको, बी में 2 अवयव दे रखे हैं। देखो बी में 2 हैं, ठीक है, तो बी में 2 हैं और ए में कितने हैं हमारे, 3 अवयव हैं। तो दे रखा है कि तब ए से बी में संबंधों की संख्या बताई। तो ए से बी में हमको क्या बताना है, संबंधों की संख्या बताना है। जस्ट मैंने अभी कराया है। तो देखो यहाँ पे क्या था, 2 2। अब ए से बी ए संबंध है, यानी एम, इसको मैं एम मान लूँ या एन मान लूँ, जैसे पीछे किया था, या जब मैंने समझा रहा था आपको तब वहाँ पे पी और क्यू दे रखा था, पी और क्यू। तो चाहे आप पी और क्यू मान लो, या 2 की पावर एम एन मान लो, या अब 2 की पावर यहाँ पे जैसे दे रखा है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 6। 2 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6। तो 2 की पावर 6 को जब मैं खोलेंगे तो 2 2 2 3 4 5 और 6। तो 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसमें कुल संबंध कितने आएंगे, 64, यानी 64। इसमें कुल संबंध कितने बनेंगे, 64 बन जाएंगे। यदि ए में 3 अवयव हैं और बी में 2 अवयव हैं, तो ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी है, यानी ये किस प्रकार से संबंधित होंगे, तो 64 प्रकार से ए और बी एक दूसरे से संबंधित होंगे। यानी 64 तरीके से ये एक दूसरे से संबंधित होंगे। उन्हीं संबंधों को यहाँ पे निकालना है। और ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ, रिसेंटली 1 नंबर में ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है। देखो अब यहाँ पे दे रखा है, माना ए कितना है, 0 1 2 3, ठीक है, तथा ए पर परिभाषित संबंध आर निम्नलिखित है। तो ए से ही संबंध बनाया गया। तो 1 0 0 0 0 1 0 2 2 दिया नहीं है, 0 3 बनाया। ठीक है, 1 0 1 0 आगे आ गया। ठीक है, फिर 1 1 2 2 3 0 3 3। क्या आर सुतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। अब ये तीनों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, सुतुल्य कैसे होता है, संक्रामक कैसे होता है और सममित कैसे होता है। तो फर्स्ट क्या था आपका, फर्स्ट में देखो सुतुल्य देखते हैं, स्वतुल्य। सुतुल्य कैसे देखते हैं हम, सुतुल्य के लिए हमारा क्या है कि ए कॉमा ए कैसे होनी चाहिए, आर में होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे कोई कंडीशन फॉलो हो रही है ए की। तो देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 0 कहाँ है, दोनों आर में है। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो रही है। 1 1 है, 1 1 भी है, यानी ये तो है ही है, 1 1 भी है। ठीक है, आर में है, 2 2 भी है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य तो है। ठीक है, स्वतुल्य तो ये है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, सममित की। दूसरी कंडीशन क्या है, सममित। सममित की कंडीशन क्या है कि आपका ए बी कहाँ होने चाहिए, आर में होने चाहिए, और बी ए ये भी आर में होने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी सममित संबंध है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए जब हम इसको देखेंगे तो क्या यहाँ पे हमको 0 और 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 0 मिल रहा है, यानी 0 1 हमको कहाँ दे रखा है, आर में है। और 1 0 भी आर में है, 1 0 भी आर में है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 0 3, आगे देखो एक और देख लेता हूँ कि यहाँ पे 0 3 दे रखा है, यानी 0 3। ठीक है, ये आर में है, तो 3 0 भी आर में होना चाहिए। देखो क्या मिल रहा है, 3 0, हाँ ये क्या मिल रहा है हमको 3 0।
ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, हमारा सममित भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमारा सममित भी है। अभी तो यह क्रमित युग्म आपको बने हुए मिले हैं, जस्ट इससे अगले सवाल में यहाँ क्रमित युग्म आपको बनाने पड़ेंगे, जो कैसे बनाते हैं उसको मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है? अब तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका संक्रामक। संक्रामक, ठीक है? संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या है कि अगर ए कॉमा बी आपके आर में है तो बी कॉमा सी भी आर में होने चाहिए। और तीसरी जो मोस्ट कंडीशन है इसके लिए, संक्रामक के लिए, कि ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये कैसा होगा, आपका संक्रामक संबंध होगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 1,0, ठीक है, 1,0,1 है, 0,1 है, और 1,2 भी है, नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर 0,1 को देखता हूँ जो आर में है, तो 1,2 भी आर में होना चाहिए, ठीक है, और 2,3 भी आर में होना चाहिए। तो क्या ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है? देखो 2,3 है, नहीं है, ये भी नहीं है इसमें, ठीक है, ये नहीं है, और 1,2 भी नहीं है। 0,1 तो है। अगर मैं इसको 0,3 को लेके चलूँगा तो 3 और 1 होना चाहिए, 3 भी 1 नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमारा ये संक्रामक संबंध नहीं है, केवल इसमें दो संबंध मिले हमको, सोतुल्य और सममित, लेकिन संक्रामक संबंध हमको नहीं मिला, क्योंकि ए और बी, यानी 0,0 ले रहा हूँ, 0 का कोई छोड़ो, अब 0,1 तो 1,2 होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। 0,3 ले रहा हूँ तो 3,1 होना चाहिए, वो भी नहीं है, ठीक है। 1,2 लूँगा तो 2,3 होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि संक्रामक संबंध भी नहीं है, ठीक है, संक्रामक संबंध भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर हमको इस प्रकार से लेने। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्रमित योग अपने आप बनाएंगे, अपने आप बनाना सीखेंगे। तो हमको आर हमारा कैसे दे रखा है, कोई भी संबंध हमको ए मान लेते हैं, वो किस प्रकार से दे रखा है, 1 2 3 4 5 और 6, हमको इस प्रकार से ये दे रखा है। अब हमें देखना है कि आर जो हम संबंध बनाएंगे, आर जो संबंध हमें बनाएंगे वो हमें किस प्रकार से बनाना है। ए अगर प्रथम स्थान ए से लेते हैं और बी से लेते हैं, तो हमें कैसे होना चाहिए, बी बराबर हमें a+1 होना चाहिए। बी जो लेंगे तो a+b होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे यदि हल हल करते हैं हम, तो यहाँ पे a बराबर 1 लेता हूँ, a बराबर 1 लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखते जाऊँगा, इसके जो क्रमित युग्म बनेंगे, तब जो क्रमित युग्म में इसके बनेंगे, मैं यहाँ लिखते जाऊँगा सीधा सीधा, ठीक है। अगर मैं a बराबर 1 लेता हूँ तो यहाँ तो मुझे 1 मिल गया, ठीक है, यहाँ तो मुझे 1 मिल जाएगा। एक ही जगह पे तो मैं 1 रख दूंगा, सीधा सीधा एक ही जगह पे 1 रख दिया, ठीक है। अब मैंने एक ही जगह पे 1 लिया है, तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, 1 प्लस इसमें ऐड होगा। अगर देखो यहाँ तो मैंने a रख दिया, अब बी की जगह के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए की जगह मैंने 1 माना था, तो यहाँ पे 1 मान लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अगर मैं ए बराबर 2 लेता हूँ, तब क्या बनेगा, देखो ए बराबर अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ तो 2 आ जाएगा मेरा, ठीक है, 2 आ गया। अब यहाँ कितना, 1 प्लस होता जाएगा, 3 हो गया। अरे एक ही तो प्लस हो रहा है, बी लेने के लिए देखो, ए और बी हमें इस प्रकार से लेने हैं कि बी बराबर a+1 होना चाहिए। बी का जो मान होना चाहिए वो a+b का होना चाहिए। तो जो हम ए ले रहे हैं उसमें हमें 1 प्लस और करना पड़ेगा। अगर हम ए 1 ले रहे हैं तो 1 और प्लस करके यहाँ बी का स्थान 2 हो जाएगा। अगर बी 2 ले रहा हूँ तो इसमें अगर मैं एक मतलब a1 ले रहा हूँ तो हमें b बराबर 2 मिलेगा, क्योंकि b बराबर कैसी होनी है, a+b होना चाहिए, तो a इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं a2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे a की जगह पे मुझे 2 रखना पड़ेगा और +1 करना पड़ेगा, थर्ड हो जाएगा। उसी प्रकार से अब मैं यहाँ तक जाऊँगा, क्योंकि 6 तक यहाँ दे रखा है तो 6 तक जाना पड़ेगा मुझे। तो a बराबर मैं कहाँ जाऊँगा, a बराबर 3 लूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 3 4 हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो ज़्यादा है, बी का स्थान ए से एक ज़्यादा है, क्योंकि एक ही तो प्लस हो रहा है। तो सीधा सीधा यहाँ से लिखते जाऊँगा बी। अगर मैं ए बराबर 4 लेता हूँ, अगर मैं ए बराबर 4 लेता हूँ यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा, ए बराबर जैसे ही मैंने 4 लिया तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 5, क्योंकि 4 4 है और एक ये, तो बी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर ए बराबर 5 लेता हूँ, तब क्या हो जाएगा, 5,6,
और ए बराबर अगर मैं 6 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका 6,7, 6,7। तो इन सबको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब मैंने क्रमित युग्म यहाँ पे बना लिए, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमें देखनी पड़ती है कि क्रमित युग्म हम कैसे बनाएंगे। हमने कैसे बनाया, ए कॉमा बी हमें इस प्रकार से लेने हैं, ए कॉमा बी हमें इस प्रकार से लेने थे कि बी बराबर कैसा रहे a+1। तो ए के साथ क्या है, बी का जो मान लेंगे हम a+1 होना चाहिए। ए का मान मतलब बी का मान जो हम लेंगे वो कैसा होना चाहिए, a+1 होना चाहिए। तो बी का मान कैसा होना चाहिए, a+1। तो हमने ये ले तो लिया। अब हमने 6 तक दे रखे हैं समुच्चय, हमें 1 2 3 4 6 तक दे रखे हैं, तो हमने ले लिए। अब इनको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये क्या है आपका 1,2, 2,3 और 4, हाँ 3,4, 4,5, 5,6 और 6,7, 6,7। तो यहाँ से अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, तब हम देखेंगे कि ये सुतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। चलो अब देखो, अब हम देखते हैं सुतुल्य के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, सुतुल्य। अब सुतुल्य के लिए क्या होता था कि ए कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो क्या ये 1,1 इसमें अवेलेबल है, नहीं है। यानी दोनों एक क्रमित युग्म के दोनों अवयव एक क्रमित युग्म के, अगर मैं यहाँ पे ये वाला क्रमित युग्म ले रहा हूँ तो भी 1,1 नहीं मिल रहा है, ये वाला ले रहा हूँ तो 2,2 नहीं मिल रहा है, 3,3, 5,5, 4,4, 6,6, 7,7 इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सुतुल्य नहीं है, क्योंकि यहाँ कैसा है 1,1 तो आर में तो है, लेकिन हमको चाहिए क्या, a, यानी हमको चाहिए 1,1। ये कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो ये आर में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये सुतुल्य संबंध भी नहीं है। ठीक है, सुतुल्य भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो सुतुल्य नहीं है। अब देखते हैं आगे हम दूसरा, यानी सममित। दूसरा कौन सा है हमारा, सममित संबंध। सममित संबंध के लिए क्या है कि ए कॉमा बी कहाँ होने चाहिए, हमारे आर में होने चाहिए, और बी कॉमा बी कॉमा ए भी हमारे कहाँ होने चाहिए, आर में होने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन देखो क्या ये कोई भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 2,3 को लेता हूँ, 2,3 आर में है भाई, लेकिन क्या 3,2 आर में है, 3,2 आर में है, देखो 3,2 आर में है, नहीं है। तो हमारी ये भी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये सममित संबंध भी नहीं है। सुतुल्य तो पहले ही नहीं था और ये सममित संबंध भी नहीं है। हमने देखा यहाँ पे 2,3 तो आर में है, 2,3 तो आर में है, लेकिन 3,2 आर में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सममित यानी ट्रांसएटिव समुच्चय भी नहीं है। अब देखते हैं हम थर्ड क्या है हमारा, संक्रामक। थर्ड क्या है हमारा, संक्रामक। अब संक्रामक के लिए क्या है कि ए कॉमा बी कहाँ होने चाहिए, हमारे आर में होने चाहिए, और बी कॉमा सी आर में होने चाहिए, और ए कॉमा सी भी हमारा कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि संक्रामक है। तो मैं यहाँ कोई भी लेता हूँ, कोई भी चीज़ लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला ले रहा हूँ मैं 1,2, तो ये तो आर में है। क्या 2,3 भी आर में है, देखो 2,3 भी आर में है, 2,3 बिल्कुल है, 2,3 यहाँ तक सेटिस्फाई हो गए। तो क्या 1,3 भी आर में है, देखो यहाँ पे 1,3 भी आर में है, 1,3 आर में नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, हमारा संक्रामक संबंध भी नहीं है। यानी ये क्या है, हमारा संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो हमने समुच्चय बनाना से, समुच्चय हमको दिया था, उसमें से हमने क्रमित युग्म बनाए, और क्रमित युग्म से हमने देखा कि आर न तो सुतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है। आगे और क्वेश्चन है, उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो देखो आगे क्या दे रखा है कि मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है। कोई भी सरल रेखाएं दे रखी हैं मान लीजिए इस प्रकार से, अब वो किसी भी प्रकार से हो सकती हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। सरल रेखाएं, एक समतल है उसमें सरल रेखाएं दे रखी हैं, कितनी भी प्रकार से हो सकती हैं। तो आर बराबर क्या है, अब आर बराबर हमको कैसे ले रहे हैं, L1 जो है L2, L1 L2, L1 कैसी है, L2 पर लंब है। L1 अगर मैं इसको L1 मानूं तो ये L2 पर, यानी इसको L2 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपकी L2 हो जाएगी। तो ये कैसा है, उस पर लंब है, यानी L1 है वो हमारी कहाँ है, R2 पर लंब है। देखो ठीक है, ये
मैंने समतल में समुच्चय कैसी हैं हमारी सरल रेखाएं हैं। अब इनमें अगर मैं इसको L1 मान लेता हूँ तो ये L2 हो जाएगी, क्योंकि लंब दे रखा है कि L1 जो मुझे लूँगा, जो जहाँ पे लूँगा मैं जो रेखाएं ले रहा हूँ वहाँ क्या है, L1 L2 पर लंब है। तो L1 हमारी L2, अगर ये L2 है देखो लंब है L, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है L पर लंब है, समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। तो L में यह संबंध R किस प्रकार है, यानी R क्या है आपका, सुतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, ठीक है। तो R क्या है आपका, अब मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा। तो सुतुल्य होने के लिए, सुतुल्य के लिए क्या है आपका, सुतुल्य के लिए एक या A, यानी एक में ले रहा हूँ तो उसी पर लंब होनी चाहिए। L1 पर लंब होनी चाहिए। क्या मैं L1 कोई भी रेखा अपने स्वयं पर लंब हो सकती है, क्योंकि लंब होने के लिए उसे 90 डिग्री पर होना चाहिए, लंब होने के लिए उसे 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कैसे है कि L1 कैसी है, ए में स्थित तो है लेकिन ये लंब नहीं है। लेकिन लंब यहाँ पे तो हमको लंब से पूछा गया कि ये लंब है कि नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि सुतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा हम सममित देखते हैं यहाँ पे, सममित, सममित के लिए क्या है कि L1 और L2 कहाँ है, R में होने चाहिए, बिल्कुल है, R में तो है। क्या लंब है, L1 L2 पर लंब है, यहाँ तो ये सही है। तो क्या L2 L1 पर भी लंब है, L1 पर लंब है। तो L1 है L2 पर लंब है, तो क्या L2 L1 पर भी लंब है, हाँ बिल्कुल है। देखो L2 जो है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो 90 डिग्री पर ये भी तो 90 डिग्री पर काट रही है। तो आपका सममित संबंध तो यहाँ से हो जाएगा कि हम ये कह सकते हैं, दूसरा हमारा सममित संबंध तो हो गया कि L1 अगर L2 पर लंब है तो L2 L1 पर भी लंब होगी। L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर भी लंब होगी। अब देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में क्या है आपका, संक्रामक। थर्ड में क्या है, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या है कि L1 अगर L2 पर लंब है, L1 अगर L2 पर लंब है तो L2 L3 पर लंब होनी चाहिए, L3 पर लंब होनी चाहिए। अगर मैं इसे L3 मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने ये L3 मान ली, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि L1 L2 पर लंब है, तो L1 L2 पर तो लंब है। और L2 कहाँ पे है, L2 L3 पर लंब है, ये मैंने L3 मान लिया। तो ये भी संबंध है कि L2 हमारी कैसी है, L3 पर लंब है। तो क्या यहाँ पे L1 L3 पर भी लंब होगी, L1 L3 पर लंब होगी, लेकिन ये तो दोनों अलग अलग हैं। अगर लंब होंगी तो लंब होने के लिए यहाँ पे होनी चाहिए थी, L3 यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहाँ है, ये तो यहाँ पे है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसा संक्रामक संबंध नहीं है। तो मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समत सरल रेखाओं का एक समुच्चय है, तब R L1 और L2 हम इस प्रकार से लेने हैं कि L1 L2 पर लंब है, तो हमने इस प्रकार से लिए। तो समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध R अगर हम देखना चाहेंगे तो R हमारा स्वतुल्य तो नहीं मिल रहा है, स्वतुल्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि खुद एक रेखा अपने आप पर लंब नहीं हो सकती है। हमको सममित संबंध मिल रहा है क्योंकि L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर भी लंब होगी। L2 L1 अगर कोई एक रेखा दूसरे पर लंब है तो वो दूसरी रेखा भी उस पर भी लंब होगी, ठीक है। लेकिन संक्रामक संबंध के लिए L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है। अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 L3 पर भी लंब है। लेकिन क्या L1 L3 पर लंब है तो L3 पर लंब नहीं होगी, यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, सिर्फ सममित संबंध है, जबकि सुतुल्य और संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। आगे और लास्ट क्वेश्चन देखो क्या क्या दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि A बराबर 1 2 3 4 5 6 से B 1 4 5 संबंध R छोटा है। R छोटा का मतलब क्या है कि यहाँ पे इनवर्स लेना है, R बराबर, और R अगर मैं छोटा करूँगा तो R कैसा लेना है, हमको इनवर्स लेना है, कुछ नहीं लेना, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ। R छोटा है तो R से संबंधित क्रियान्वित युगों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे समुच्चय ज्ञात करना है तथा B से A तक संबंधों को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे B से A तक संबंधों को परिभाषित हमको करवाया गया है, B से A तक संबंधों को परिभाषित करवाया गया है, ठीक है। या हम B से A तक कहें, या तो हमको B इंटू A कहें, या हम R इनवर्स कहें, ये दोनों एक ही चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है इसमें, सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया गया है। अब देखो, अगर A बराबर मेरा समुच्चय है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये समुच्चय दे रखा है,
और बी बराबर यहाँ से कितना दे रखा है मुझे, बी समुच्चय दे रखा है हमारा 1 4 और 5। तो हमें अब क्रमित युग्म बनाने हैं, क्रमित युग्म बनाते हैं। कोई मैं आर संबंध लेता हूँ, आर जो उप समुच्चय लेता हूँ, उसमें क्या करूँगा, ऑर्डर पेयर करूँगा। तो पहले का 1, यहाँ तो यहाँ क्या है 1, ये तो पहले का ले लिया मैंने। अभी हम लोग कैसे कर रहे थे 1 कॉमा, तो ए का प्रथम स्थान ए वाले समुच्चय से हमने, अब इसमें ए बराबर कहाँ से लेना है हमको, ए से लेना है, और बी बराबर कहाँ से लेना है, ये हमारा बी समुच्चय से लेना है। तो बी बराबर जो बी का दूसरा स्थान है वो हमें बी से लेना है, और ए का स्थान है यानी समुच्चय ए से लेना है। तो पहला स्थान मैंने ए ले लिया, ए से ले लिया, कॉमा बी वाला कहाँ से लूँगा 1 से, तो ये 1 हो गया, ठीक है, कॉमा फिर देखो 1 1 कॉमा 4 1 कॉमा 4, ये पहले का स्थान उससे भी ले लिया जाएगा, ठीक है। और देखो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 कॉमा 5, एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये होने के बाद अब देखो क्या है हमारा 2 कॉमा 1, ठीक, 2 कॉमा 1 2 कॉमा 4 और 2 कॉमा 5, ये भी तो हो जाएगा यहीं से। और देखो हमारा 3 कॉमा 4 3 कॉमा 1 3 कॉमा 1, इसका प्रथम अवयव और इसका, देखो इसके अवयवों से ऐसे गुणा करते जाइए, ठीक है, एक अवयव से इस प्रकार से गुणा करते जाइए। अब हमें यहाँ से देखो, एक तो यहाँ पे दे रखा है बी क्रॉस ए ज्ञात करना है, आपको बी क्रॉस ए ज्ञात करना है, यानी बी से संबंध ज्ञात करना है, बी से संबंध ज्ञात करना है। ये तो हमारा ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं, ठीक है, हमको कहाँ से करना था, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। तो देखो हमें बी इंटू ए, तो बी का हमें बी से हम स्टार्ट करेंगे ना, बी के अवयव, तो 1 कॉमा बी अगर 1 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 कॉमा 1, ठीक है, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4 और 1 कॉमा 5, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 4 कॉमा 1 4 कॉमा 2 4 कॉमा 3 4 कॉमा 5, ठीक है, और 5 कॉमा 1। भाई बी से ए की तरफ कर रहे हैं, बी से हम ए की तरफ कर रहे हैं, तो 5 कॉमा 1 5 कॉमा 2 5 कॉमा 3 5 कॉमा 4 और 5 कॉमा 5, इतने क्रमित युग्म बने, यानी बी क्रॉस ए के इतने क्रमित युग्म बने। अगर ए में कितने 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है, और बी में कितने थे आपके 1 4 5 थे। अब हमें पूछा गया है यहाँ पे, तब हमें पूछा गया है कि आर छोटा है, यानी आर इनवर्स ज्ञात करना है। ये तो हमारा आर हो गया, ये तो हमारा आर ही तो हो गया ये। अब आर इनवर्स ज्ञात करना है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ इसको उल्टा करना है और ज़्यादा कुछ इसमें करना है ही नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है। तो इसको उल्टा करते जाइए, 1 कॉमा 1 हमको मिलने वाला है, 2 कॉमा 1 मिलने वाला है, 3 कॉमा 1, ऐसे सिर्फ क्रमित उनको उल्टा करना है और कुछ नहीं करना है। तो 4 कॉमा 1 मिलने वाला है, 5 कॉमा 1, ऐसे ही करके पूरे पूरे को हम क्या करेंगे उल्टा करते जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा आर इनवर्स मिल जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर था मैथ का, 12th का 12 का यानी फर्स्ट लेक्चर था। तो ये लगभग 30 या 35 मिनट हो गई हूँ। इसके बाद हम देखते, अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे रिलेशन यानी संबंध देखा था। अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शन को देखने वाले हैं, तभी हमारा होगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो तब तक के लिए